आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। हम नाउन के कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। नाउन का क्या हुआ, नाउन का जेंडर क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नाउन का जेंडर। तो जहां से कल स्टॉप किए थे, आइए वहीं से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। राइट, आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो कुछ भी आपको ना समझ में आए, आप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने ए पढ़ा था। नाउन का हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन का हम पढ़ रहे हैं जेंडर। राइट, नाउन का हम जेंडर पढ़ रहे हैं। राइट, हमने क्या सीखा था, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो लिविंग नहीं होते, जो आइडियाज होते हैं, जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। इस सम टाइप क्या करते हैं, उन्हें पर्सनिफाइड किया जाता है। और जब उन्हें पर्सनिफाइड करेंगे तो उनके साथ ह्यूमन जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। राइट, ओके, तो जब उनके साथ ह्यूमन जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा तो उन्हें लिविंग में कैटेगराइज किया जाता है। ओके, जो नाउन्स अपनी पावर के लिए, अपने टेरर के लिए, अपने भय के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन ही का यूज करते हैं। जो नाउन या जो नाउन अपने लव के लिए, अपने अफेक्शन के लिए, अपने ब्यूटी के लिए और अपने मर्सी के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए हम फेमिनिन जेंडर का नाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, राइट, सी does not make any difference between caste and religion, caste and religion। राइट, क्या कह रहा है, लव इज ब्लाइंड, सी डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड रिलीजन। प्यार क्या होता है, अंधा होता है, ये धर्म और जात के बीच कोई अंतर पैदा नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी का यूज हुआ है, सी का यूज किस लिए हुआ है, सी का यूज हुआ है आपके इस प्यार के लिए। राइट, यहाँ पे लव को पर्सनिफाइड किया गया है, लव के को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया गया है। जब उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाएगा तो उनके साथ हम ही या सी का यूज करते हैं। तो ही का यूज किसके साथ किया जाएगा और सी का यूज किसके साथ किया जाएगा, इसे हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो अपनी पावर, ओके, अपनी फियर के लिए जाना जाता है, अपनी एनर्जी के लिए जाना जाता है, उसके लिए आप ही का यूज करोगे। जो लव या ब्यूटी के लिए जाना जाता है, उसके लिए आप सी का यूज करोगे। राइट, जैसे इतना क्लियर हुआ। ओके, तो नाउन का जो जेंडर, अब देखो आगे कुछ में और समझना, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसके आगे से। राइट, अब देखिए, when the name of a country, when the name of a country, when the name of a country is used as a team, used as a team, it is considered to be plural, and we use they, not it with that, आइए इसको हिंदी में समझ लेते हैं। जब किसी देश का नाम एज अ टीम के रूप में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी देश के नाम को एज अ टीम के रूप में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उस देश के नाम को हम क्या करते हैं, उस देश के नाम को प्लूरल माना जाता है, उसके लिए दे का यूज किया जाता है, उसके लिए कभी आप इट का यूज नहीं कर सकते। जैसे देखिए, आइए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। अगर हम कहें इंडिया
have defeated Pakistan. India have defeated India have defeated Pakistan by 4 wickets. 4 wickets. They have played much better than yesterday. क्या लिखा हुआ है? इंडिया हैव डिफीटेड पाकिस्तान फॉर 4 विकेट्स बाय 4 विकेट्स. दे हैव प्लेड मच बेटर देन यस्टरडे. भारत ने क्या किया है? पाकिस्तान को हरा दिया है. ओके, भारत ने कल से ज्यादा अच्छा आज खेला है. यहाँ पे देखिए जो दे का यूज किया गया है, इस दे का क्या है? इस दे का मतलब इंडिया है. तो इस इंडिया का यूज यहाँ पर एज अ नेशन, एज अ कंट्री नहीं किया हमने. इस इंडिया का यूज हमने कैसे किया है? एज अ टीम किया है. तो सिंपल सा है, आसान कॉन्सेप्ट है. जब किसी कंट्री का नाम एज अ टीम की तरह किया जाता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा. और उसके साथ क्या होता है? जो वर्ब आता है वो भी आता है प्लूरल. यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है? हैव का यूज किया है. राइट, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. राइट, तो नाउन का जेंडर भी खत्म हो गया. आज हम कुछ नाउन के बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहे हैं. ठीक है, तो नाउन के बाद हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन. आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. जैसे आइए देखते हैं. अगर हम कहें ऑस्ट्रेलिया has done its work very well and it has defeated New Zealand. And it has defeated New Zealand. अब देखिए अगर इस सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस में कहा, इस सेंटेंस में कई सारे एरर हैं. सबसे पहले यहाँ पे इट का यूज कहाँ किया गया है? इस इट का यूज किया गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए. तो इस इट के बदले क्या आएगा? यहाँ पर दे का यूज करोगे. राइट, उसके बाद यहाँ पे हैज नहीं, क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा. राइट, और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया सही है, यहाँ पे क्या लगाओगे आप? यहाँ पे भी आप हैव लगाओगे. राइट, और यहाँ पे जो इट्स आया है, इट्स के स्थान में क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा डियर. राइट, तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हैव डन देयर वर्क वेरी वेल एंड दे हैव डिफीटेड न्यूजीलैंड. ये इसका आंसर हो जाएगा. बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी. राइट, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे अब देखिए कुछ नाउन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो अगर हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो अक्सर हम गलती कर देते हैं. जैसे हम बात करते क्या है? हम बात कर लेते हैं किसकी? समन और समन्स की. राइट, देखिए राइट, हम क्या करते हैं? हम बात अब नाउन की कुछ हम बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे नाउन को ही लेकर के और बढ़िया क्वेश्चन होंगे. हम बात करते हैं समन, समन्स और समन्सेस की. राइट, इसे हम कहें यहाँ पे समन. राइट, समन्स और क्या है?
समन से। देखिए समन क्या है, समन एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू कॉल समवन ऑफिशियली। राइट, ओके, समन एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू कॉल समवन ऑफिशियली, किसी को, राइट, किसी को ऑफिशियली बुलाना, उसे बोलते हैं समन। ओके, राइट, पेश करना हिंदी होती है इसकी। अब समन्स क्या होता है, समन्स का मतलब होता है बुलावा पत्र। क्या होता है, हिंदी आप लिख सकते हो, बुलावा पत्र, जो कोर्ट वगैरह से आता है। ये क्या होता है, ये होता है सिंगुलर। क्या होता है, ये होता है सिंगुलर। राइट, समन्स का मतलब भी यही होता है, बुलावा पत्र। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लूरल। आई होप इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ रहा होगा। समन, समन क्या है, एक वर्ब है। समन का मतलब होता है, समन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कॉल समवन ऑफिशियली। ओके, बुलावा भेजना। समन्स मींस बुलावा पत्र होता है, सिंगुलर होता है। समन्सेस ये क्या होता है, इसका मतलब भी बुलावा पत्र होता है, क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लूरल। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आइए देख लेते हैं। चलिए, अगर हम कहें द कोर्ट हैज sent him many summons, right, to appear, right, but he has not turned up even once, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। The court has sent him many summons to appear in, but he has not turned up even once. कोर्ट ने उसे कई बार बुलावा पत्र भेजा है, लेकिन वह एक भी बार हाजिर नहीं हुआ। अब यहाँ पे गलत क्या है, आइए समझते हैं। बाय द वे, ए पार्ट है, ये क्या है, बी पार्ट है, और ये क्या है, सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से नहीं पढ़ा है तो कभी भी इस सेंटेंस में आपको गलती नहीं मिलेगी। लेकिन बाय द वे सेंटेंस में गलती है। गलती क्या है, हमने कहा था ना, समन्स आपको दिखने में ये जरूर लग सकता है प्लूरल, लेकिन ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। समन्सेस होता है प्लूरल। यहाँ क्या हो जाएगा, द कोर्ट हैज सेंट हिम मेनी समन्सेस होगा, यहाँ मेनी समन्स नहीं होगा। यहाँ पे किसमें दिक्कत है, यहाँ पे बी पार्ट में दिक्कत है। समन्स के स्थान पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे समन्सेस करना पड़ेगा। द कोर्ट हैज सेंट हिम मेनी समन्सेस हो जाएगा। आई होप आपको गलती क्या है ये समझ में आ गया होगा। समन्स अगर जहां पे कुछ सिंपल सा है, यहाँ पे मेनी है, और आपको पता है मेनी के बाद कौन सा नाउन आता है, मेनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल, तो समन्सेस हो जाएगा। समन्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप अच्छा क्वेश्चन था और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए और कुछ अच्छे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कुछ और हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, राइट, और जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो आइए उस क्वेश्चन से पहले उस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई भी नंबर P अपान Q के फॉर्म में लिखा गया है, राइट, इसे हम कहें 2/4। ये क्या है, A 2/4 क्या है, ए P अपान Q के फॉर्म में लिखा गया है। जो 2 होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमरेटर। उसे कहा जाता है न्यूमरेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या होता है, अंश होता है, राइट। और जो 4 है वो क्या है, डिनोमिनेटर, क्या है, वो है डिनोमिनेटर। इसे कहा जाता है हर। यही तो है ना, राइट।
जो 2 है ओके वो किस फॉर्म में लिखा गया है, ये लिखा गया है P/Q के फॉर्म में। तो कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझते हैं। अगर कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है तो 2 क्या है, 2 यहाँ पर हर है, सॉरी 2 यहाँ पे अंश है, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, और 4 क्या है, डिनोमिनेटर है, उसे हर बोला जाता है। तो सिंपल सा है, अगर आपका अंश सिंगुलर में है तो जो नीचे वाला क्या है, हर है, वो भी सिंगुलर में होगा। जैसे अगर हम कहें 1/10 1/10 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/10 ऑफ द स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए 1 क्या है, यहां पे 1 आपका सिंगुलर है, तो 10 क्या है, 10 भी आपका सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही आपका जो न्यूमरेटर है अगर ओ हो जाएगा प्लूरल में, तो जो आने वाला क्या है, जो आने वाला डिनोमिनेटर है वो भी आपका प्लूरल में ही होगा। अगर हम 1/10 ना लिखें, हम 2/10 लिख दें, 2/10 क्या हो जाएगा, अगर मैं मुझे कहना हो 2/10 तो हमें क्या लिखना होगा, 2/10 ए रॉन्ग हो जाएगा, 2/10 यहां पे गलत हो जाएगा। वजह क्या है, 2 क्या है, 2 आपका प्लूरल में है। जब 2 आपका प्लूरल में है तो 10th भी आपका प्लूरल में ही होगा। आपको एक कहना होगा 2/10, क्या हो जाएगा, 2/10। एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बच्चे ध्यान नहीं देते और गलती करके चले आते हैं। 2/10 हो जाएगा, 2/10 कभी नहीं होगा। आइए कई बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं आइए देख लेते हैं। इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, राइट। और बहुत बार एग्जाम में इनके बेसिस पे आते हैं, क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आइए इन पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये देख लेते हैं। आई थिंक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। हम कहें ओनली 2/3 of the students only 2/3 of the students have submitted their fee, have submitted their fee, and rest of them have not। तो बहुत प्यारा सेंटेंस है। Only 2/3 of the students have submitted their fee and rest of them have not। केवल 2/3 भागी बच्चों ने क्या किया है, फीस जमा किया है, बाकी बच्चे हैं उन्होंने फीस नहीं जमा किया है। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा ना कि अगर आपका न्यूमरेटर सिंगुलर में है तो आपका डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर किसमें है, न्यूमरेटर सिंगुलर में ना होकर प्लूरल में है तो आपका डिनोमिनेटर भी प्लूरल में ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 लिखा हुआ है, जब 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे थर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे लिखना होगा थर्ड्स। अगर मैं इस सेंटेंस को ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर, राइट। में डिवाइड कर दिया जाए तो आप गलती किस पार्ट में ढूंढोगे, आप गलती ढूंढोगे ए पार्ट में। 2/3 नहीं होगा, 2/3 हो जाएगा। इतना समझ में आया, राइट। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ और चलते हैं आगे। जैसे a girl came to the classroom. A girl came to the classroom, right? A girl came to the class, but
but went out without speaking. Right? A girl came to the classroom and went out without speaking as there was no space in the class. अब देखिए सेंटेंस आप देखो कि अगर आपने नहीं समझा है तो कहीं से आपको इसमें गलती नजर नहीं आएगी. ऑलराइट, जैसे अगर मैं कहूं अ गर्ल केम टू द क्लास बट वेंट आउट विदाउट स्पीकिंग एज देयर वाज नो स्पेस इन द क्लास. ओके, एक लड़की क्लास में आई और बिना कुछ कहे वापस चली गई क्योंकि क्लास में कोई जगह नहीं थी बैठने के लिए. अब देखिए हमारे पास दो शब्द होता है, स्पेस और रूम. क्या होता है? स्पेस होता है और क्या होता है? रूम होता है. अब स्पेस और रूम में फर्क समझ लीजिए. स्पेस क्या होता है? स्पेस क्या होता है? स्पेस कभी अब्सेंट नहीं होता. स्पेस ऑलवेज एग्जिस्ट. स्पेस कभी खत्म नहीं होता. स्पेस हमेशा होता है. जैसे बाय द वे स्टूडियो है, यहाँ पे क्या है? यहाँ तो हर जगह स्पेस होता है. तो स्पेस एक ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है. जो रूम है, रूम क्या होता है? रूम इज अ प्लेस. रूम अपने रूम की आपको हम समझाते हैं परिभाषा. राइट, रूम इज अ प्लेस. Room is a place that is used for a particular purpose. क्या लिखा हुआ है? रूम इज अ प्लेस दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. ऐसा खाली रूम का मतलब 6x8 का कमरा नहीं होता. रूम का मतलब एक ऐसा स्थान होता है जो आप अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हो. जैसे बाय द वे आप क्लास में आए तो आपको बैठने की जगह चाहिए. नहीं तो अगर स्पेस की बात की जाए तो बेंच की क्या है? डेस्क और बेंच के नीचे स्पेस होता है. राइट, आप क्या है? टेबल के नीचे स्पेस होता है. स्पेस तो हर जगह होता है ना. स्पेस कभी अगर आपने साइंस पढ़ा है तो स्पेस कभी एब्सेंट नहीं होता. आपको बैठने की जगह चाहिए थी, आपको स्पेस नहीं चाहिए था. सेंटेंस में यही तो कह रहा है ना. ओके, यू नीड अ स्पेस. क्या है? यू नीड अ रूम टू सिट इन. आपको बैठने के देखो जो स्थान, अगर जिस स्थान का यूज हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं उसे रूम कहा जाता है, उसे कभी स्पेस नहीं कहा जाता. रूम की परिभाषा साफ साफ लिखी हुई है. रूम इज अ प्लेस दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. रूम एक ऐसे स्थान को कहा जाता है जिसका यूज आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हो. ओके, अब सेंटेंस में आ जाइए. जो यहाँ पे स्पेस है, अगर हम इससे गलती की बात करें, अगर ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नोयर. राइट, तो गलती किस पार्ट में आएगी? गलती आपका आ जाएगी इसमें. यहां पे स्पेस नहीं होगा, आपको रूम का यूज करना होगा. देयर इज नो रूम इन द क्लास होता है. कभी आप मैच देखते हो, अगर मैच या कमेंट्री सुनो तो साफ साफ जो कमेंटेटर होता है वो साफ साफ क्या कहता है? द बैट्समैन मेड द रूम एंड हिट द बॉल फॉर 6 बोलता है ना. द बैट्समैन मेड द रूम एंड हिट द बॉल फॉर 6 का मतलब क्या होता है? बल्लेबाज ने जगह बनाई. तो उस जगह के लिए वो रूम शब्द का यूज करता है, कभी स्पेस का यूज नहीं करता. बिकॉज अब क्या करता है? अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो अपने आसपास तो जगह बनाएगा ना. वो उस शॉट को खेलने के लिए जगह बनाएगा. उसके लिए क्या करेगा? वो रूम शब्द का इस्तेमाल करता, कभी स्पेस का यूज नहीं करता. तो जिस स्थान का यूज हम किसी खास पर्पस के लिए करते हैं, बैठने के लिए, लेटने के लिए, ओढ़ने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, उसे रूम कहा जाता है, उसे स्पेस नहीं कहा जाता. राइट, आई होप ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा. एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं. राइट, चलिए. चलिए सुनते हैं. योर हैंड राइटिंग इज नॉट एलिजिबल. योर हैंड राइटिंग इज नॉट
एलिजिबल, राइट। ए एलिजिबल नहीं होगा भाई, एलिजिबल नहीं, राइट। योर हैंड राइटिंग इज नॉट एलिजिबल मीन्स पढ़ने लायक, योर हैंड राइटिंग इज नॉट एलिजिबल एज देयर should be proper space between your letters। देखिए सेंटेंस अगर आया है योर हैंड राइटिंग इज नॉट एलिजिबल, राइट, एज देयर शुड बी प्रॉपर स्पेस बिटवीन योर लेटर्स। आपकी जो हैंड राइटिंग है बहुत साफ साफ नहीं नजर आती, ओके, उसे कोई साफ साफ नहीं पढ़ पाता क्योंकि आपका क्या है जो लेटर्स है वो एक दूसरे में क्या है मिक्सड है, जम्बल्ड है। उसके क्या उसके बीच बराबर स्पेस होना चाहिए, उसके बीच बराबर खाली जगह होना चाहिए। तो इस खाली जगह के लिए हम स्पेस शब्द का यूज करेंगे। जैसे हम कहें राम, अब श्याम आप नहीं लिखोगे ना, अब देखिए एक गलत हो जाएगा भाई, आपको राम और श्याम के बीच स्पेस का यूज करना होगा, तो इसे स्पेस कहेंगे, राम और श्याम। इंग्लिश में लिख लो राम, ओके, श्याम, ये सही। अगर हम कहें राम श्याम तो गलत हो जाएगा भाई, राम और श्याम, क्या है अब क्या है इसके बीच स्पेस होना चाहिए। तो आई थिंक आप स्पेस और रूम का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगर इसे पार्ट वाइज कर दिया जाए, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। योर हैंड राइटिंग शुड बी एलिजिबल एज देयर शुड बी प्रॉपर स्पेस बिटवीन योर लेटर्स। समझ में आया? आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे अब देखिए कुछ एग्जाम में क्या है सवाल पूछते हैं नाउन से, ओके, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम कहें माय फादर gave me 5, 10 rupees note to purchase a book। अब देखिए माय फादर गेव मी 5-10 रुपीज नोट्स टू परचेज अ बुक, ओके, मेरे पिताजी ने मुझे 5-10 के नोट दिए एक किताब खरीदने के लिए। अगर यहाँ पर ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी होगा नो एरर। अब देखिए सेंटेंस कहां गलती है, सेंटेंस में जो गलती है वो बी पार्ट में है। ध्यान दीजिए 5-10 रुपी नोट्स होगा, 5-10 रुपी नोट्स होगा, राइट। इसे आप रुपी को रुपीज आप नहीं बोल सकते और बीच में चाहिए जो हाइफन है आप लगा भी सकते हो, आप हटा भी सकते हो, हाइफन लगाना कोई मैंडेटरी नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है 5-10 रुपी नोट्स होगा, 5-10 रुपीज नोट्स नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा आइए समझते हैं। यहाँ नोट्स क्यों होगा आइए पहले ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट दिए गए, कितने नोट दिए गए, 5 नोट दिए गए ना। अब 5 नोट कैसे दिए गए, 5 नोट 10-10 के दिए गए, राइट। तो यहाँ पे जो 5 रुपी है उसका यूज कैसे किया जा रहा है, उसका यूज किया जा रहा है एडजेक्टिव की तरह किया जा रहा है भाई। जब किसी भी नाउन का यूज आप एडजेक्टिव की तरह करते हो तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उस नाउन का यूज आप प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूं आई ही इज ए कार ड्राइवर, समझिए पहले
अगर मैं कहूं ही इज अ कार ड्राइवर, यहां पे क्या है, यहां पे कार भी नाउन है, ड्राइवर भी नाउन, लेकिन जो मेन नाउन है वो ड्राइवर है। यहां पे जो आर्टिकल आया है ए, वो ड्राइवर के लिए आया है। वह क्या है, वह ड्राइवर है। कैसा ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, राइट। अगर मैं कहूं अगर यहां पर सिंगुलर है तो आपने ए का यूज किया है। अगर बहुत सारे 2 4 10 लोग, हम क्या कहेंगे, वे लोग कार ड्राइवर्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, दे आर कार ड्राइवर्स, दे आर कार ड्राइवर्स। अब देखिए ड्राइवर यहां भी सिंगुलर क्या है, यहां पे एक हिसाब से सिंगुलर होगा, यहां पे क्या है, यहां पे ड्राइवर्स आ गया है। लेकिन जो कार है, कार यहां भी सिंगुलर में है, कार यहां भी सिंगुलर में है। आप नहीं कह सकते दे आर कार्स ड्राइवर्स, बिकॉज कार यहां पर एज भले नाउन है, यहां पे कार का यूज एज एन एडजेक्टिव किया गया है। जब दो नाउन का यूज बैक टू बैक किया जाता है, जो पहला वाला नाउन होता है वो दूसरे वाले नाउन को क्वालिफाई करने लग जाता है और वो एडजेक्टिव बन जाता है, इसलिए उसे सिंगुलर में यूज किया जाता है। जैसे हम कहें ए 5 स्टार होटल, चल क्या है, ए 5 स्टार होटल, तो इसका मतलब क्या है, अब यहां मैंने स्टार्स तो नहीं लिखा, तो यहां ए 5 स्टार होटल का मतलब होता है एक 5 सितारा होटल। अगर मैं कहूं लखनऊ में कई सारे क्या है, 5 स्टार होटल है, हम क्या बोलेंगे, देयर आर लखनऊ में कई सारे क्या, लखनऊ में कई सारे होटल्स हैं। अब कैसे होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं। तो यहाँ पे 5 स्टार का यूज कैसे किया गया है, एडजेक्टिव की तरह किया गया है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर आर मेनी 5 स्टार, 5 स्टार होटल्स इन लखनऊ। अब यहां पर देखिए 5 स्टार का यूज यहां भी सिंगुलर किया गया है और इसका यूज यहां भी सिंगुलर किया गया है। तो सिंपल सा है, अब जो नाउन किसी नाउन के पहले आता है वह नाउन उस दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव का यूज हमेशा सिंगुलर में कीजिए, उसका यूज कभी प्लूरल में नहीं किया जाता। अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहाँ क्या है 5, अब यहाँ क्या है 5, नोट कितना दिया गया है, नोट आपको 5 नोट दिया गया है, और 5 नोट कितने की हैं, 10 की हैं, तो यहाँ नोट्स हो जाएगा। बी पार्ट में गलती है, यहाँ पहला नोट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रुपीज है 5 रुपीज का यूज नहीं होगा भाई, आप सिंपली यही कहोगे यहाँ पे 5, हाँ सही, यहाँ 10 है ना, आप 10 रुपी बोलोगे, 10 रुपी। रुपीज के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा 10 रुपी, तो आंसर हो जाएगा माय फादर गेव मी 5 10 रुपी नोट्स हो जाएगा। क्या होगा, माय फादर गेव मी 5 10 रुपी नोट्स टू परचेज अ बुक। आइए एक क्वेश्चन हम और आपको लिखते हैं, तो कि आपको और समझ में आ जाए, राइट। देखिए जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम कहें द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड many 5 years plans to provide employment to the youth, अब देखिए सेंटेंस क्या है, द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड many 5 years plans to provide the employment to the youth। युवकों को रोजगार देने के लिए सरकार ने कई सारी पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान बनाया है। इसका मतलब तो यही होगा ना, सरकार ने कई सारी पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान बनाया है यूथ को रोजगार देने के लिए। अब देखिए अगर मैं इसे पार्ट वाइज भी करूं,
ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। अब समझिए मेनी क्या है, कई क्या बनाया है, कई सारे प्लान्स बनाए हैं। जो मेनी आया है और मेनी आया है प्लान्स के लिए, क्या कई सारे प्लान्स। अब कैसे प्लान्स, कई सारे पंचवर्षीय प्लान, मतलब 5 साल वाली प्लान। अब देखिए यहाँ पे 5 इयर्स का यूज कैसे किया गया है, एज एन एडजेक्टिव की तरह किया गया है। तो 5 इयर्स नहीं होगा, आपको कहना होगा मेनी 5 ईयर प्लान्स। क्या हो जाएगा, मेनी 5 ईयर प्लान्स हो जाएगा, राइट, ये सही होगा। अब यहां पे आप नहीं कह सकते मेनी 5 इयर्स प्लान्स। जो यहां पर ए नाउन यूज किए हो, क्या है, ए इसके लिए एडजेक्टिव बन गया है ना, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, राइट। यहां से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बच्चा गलत करके चला आता है। ओके, आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आई कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए। जैसे अगर हम कहें when I was coming to the coaching, when I was coming to the coaching, I saw a cow sitting in the middle of sitting in the center of the road, ठीक है, sitting in the center of the road, राइट। क्या लिखा हुआ है, तो when I was, यहां पे when लिख दीजिए, when I was coming to the coaching, okay, when I was coming to the coaching, I saw a cow sitting in the center of the road, okay। जब मैं कोचिंग आ रहा था तो मैंने एक गाय को सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ देखा। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कभी कोई गलती नहीं नजर आएगी आपको। इन चीजों को आप समझिए। हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, सेंटर और मिडिल। क्या होता है, हमारे पास 2 शब्द होते हैं, सेंटर होता है और क्या होता है, और होता है मिडिल। आप लोग मैथ्स तो पढ़े ही होंगे। सेंटर क्या होता है, सेंटर का मतलब होता है, सेंटर मीन्स अ पॉइंट, सेंटर center means a point that has equal distance, that has equal distance from all the sides, from all sides। इसकी परिभाषा यही होती है ना, सेंटर मीन्स अ पॉइंट दैट हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। बाय द वे आपने एक सर्कल ड्रा किया, क्या किया, आपने एक सर्कल ड्रा किया, ओके। अब देखिए ये क्या है, सेंटर है, तो सेंटर का मतलब होता है बीचों बीच। अब चाहे जिस एंगल से आप नापिए, ये क्या है, ये बराबर बैठेगा ना। आप यहां से नापो, इसका क्या होगा, ये बराबर आएगा। यहां से नापो, इसका डिस्टेंस बराबर आएगा। यहां से नापो, इसका डिस्टेंस बराबर आएगा। चाहे यहां से नापो बराबर होगा, यहां से नापो बराबर होगा। तो इसे ही कहा जाता है सेंटर। जो किसी सर्कल के बीचों बीच होता है वही तो सेंटर होता है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अब रोड क्या होता है, रोड तो सर्कल होती नहीं है, रोड तो ऐसा होता है ना। रोड क्या है, ऐसा होता है। तो रोड में सर्कल क्या है, रोड में सेंटर पॉसिबल नहीं होगा भाई। रोड में सेंटर पॉसिबल नहीं है, रोड का बीच भाग हो सकता है। अगर गाय यहाँ बैठी है तो क्या है,
सी इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड है भाई, सी इज नॉट सिटिंग इन द सेंटर ऑफ रोड बट सी इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। वो क्या है, रोड के बीचों बीच बैठी है, तो आप यहाँ पे मिडिल का यूज करेंगे, यहाँ पे आप सेंटर का यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आप डायग्राम से सेंटर और राइट मिडिल में डिफरेंस क्या होता है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हो। राइट, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में है, गलती आपका है सिंपल सा है, यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मिडिल। I saw a cow sitting in the middle of the road, right? तो क्या है, गलती यहीं आ जाएगी। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल पहले लिखते हैं, उस एग्जांपल से आपको हम जो उसका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो समझाएंगे। ठीक है, सुनते हैं। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, सुनते हैं। द डायनासोर, डायनासोर, ओके, could not accustom the dinosaurs could not accustom themselves, the dinosaurs could not accustom themselves to the weather, right? The dinosaurs could not accustom themselves to the weather and got extinct. क्या लिखा हुआ है, the dinosaurs could not accustom themselves, okay, to the weather and got extinct. यहाँ पे क्या है, A पार्ट है, ओके, यहाँ पे क्या है, बी पार्ट है, और ये क्या है, सी पार्ट है। इसका मतलब क्या है, जो डायनासोर्स थे वो मौसम के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाए और क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो यहाँ पे अगर गलती देखा जाए, अच्छा क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे गलत क्या है, तो ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। अगर गलत क्या है, तो जब तक आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस नहीं पता होगा, आप चीजों को बहुत अच्छे समझ में नहीं पाएंगे। वही पहले समझा देते हैं वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या होता है। और दो वेदर होते हैं, एक होता है वेदर, एक क्या है, इसका मतलब होता है सीजन, हिंदी होती है मौसम, और एक होता है वेदर। एक क्या है, एक कंजंक्शन है, क्या है, एक कंजंक्शन है, और इसका मतलब होता है चाहे तो। चाहे तो, राइट। तो एक वेदर है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, और क्या है, प्रोनाउंसिएशन इसका सेम है लेकिन स्पेलिंग अंतर है, राइट। वेदर क्या है, इसका मतलब मौसम होता है, एक क्या है, कंजंक्शन। क्लियर है? आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें वेदर और क्लाइमेट का अंतर समझना है कि वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या होता है। आइए देख लेते हैं। वेदर वर्सेस क्लाइमेट। देखिए जो वेदर होता है ना, क्या होता है, एक टेम्परेरी एटमॉस्फेरिक चेंज होता है। वेदर मींस टेम्परेरी एटमॉस्फेरिक चेंज। वेदर मींस a temporary
टेम्परेरी atmospheric change, right? But climate means, but climate means a weather that continues for a long time, अब दोनों का मतलब मुझे देखिए, जो पल में ही बदल जाए, जैसे अभी बाई देव क्या धूप निकली है, कुछ देर बाद क्या हो जाए, बदली हो जाए, क्योंकि शाम तक बारिश भी हो जाए, ये वेदर में चेंज हो रहा है, एक क्लाइमेट में चेंज नहीं हो रहा है। तो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु और वेदर का मतलब होता है मौसम। जो चीजें चेंजेबल होती हैं, जो मौसम बार बार बदल जाता है, समय के साथ परिवर्तित हो जाए, कभी धूप कभी छांव, तो वेदर होता है, वो क्लाइमेट नहीं होता, वो आपके वेदर में चेंज होता है, राइट। देखो सुबह सुबह क्या होता है, वेदर रिपोर्ट आती है ना, मौसम क्या मिजाज क्या है, तो क्लाइमेट की रिपोर्ट थोड़ी आती है। तो क्लाइमेट क्या होता है, एक ऐसा मौसम जो लगातार बना रहे, कम ज्यादा एक जैसा। लेकिन क्या है, वेदर का मतलब होता है ऐसा मौसम जो बदलता रहे। ओके, तो क्या है, जो डायनासोर्स होते हैं वो उस क्लाइमेट में, उस क्या है जलवायु में अपने आप को नहीं ढाल पाए और क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप वेदर के स्थान पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेदर के स्थान पे आप यूज करेंगे क्लाइमेट का। बातें समझ में आ रही हैं, तो आप वेदर के स्थान पे क्लाइमेट का यूज करेंगे, राइट। क्लियर हुआ? आई होप जितने भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए गए आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें आई राइट, आई डू नॉट हैव, I do not have any issues. I do not have any issues, right? And I pray to God to give me one. To give me one. अब देखिए सेंटेंस देखिए, I do not have any issues and I pray to God to give me one. ओके, अब देखो सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझना होगा। क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई, अब देखो यहाँ पे इशू का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इशू का मतलब समस्या है, अगर यहाँ पे इशू का मतलब संतान है, तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इशू का मतलब संतान नहीं है, कुछ और है, तो दिक्कत ही दिक्कत, राइट। तो आपको समझाया गया था जो इशू है, जो इशू है, इशू के अपने दो मतलब होते हैं। एक इशू का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, और क्या होता है, एक इशू का मतलब क्या होता है, एक इशू का मतलब ऑफ स्प्रिंग होता है। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, संतान होता है। बातें समझ में आ रही है ना। लेकिन एक इशू का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम समस्या होता है। एक इशू मींस क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है। तो जब इशू का मतलब ऑफ स्प्रिंग होता है तो उसका अपना कोई प्लूरल नहीं होता भाई, उसका सिंगुलर। अब क्या है, अगर मैं कहूं उसकी दो संतानें हैं, क्या होगा, अगर मैं उसकी दो संतानें हैं तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही हैज टू इशू। ऐसा ही हम नहीं कह सकते ही हैज टू इशूज, ही हैज टू इशूज। संतान क्या है, संतान के सेंस में क्या हो जाएगा, ये राम हो जाएगा, राइट। अब कैसे अब समझा जाए कि ये जो दिया गया सेंटेंस है संतान की बात कर रहा है या समस्या की बात कर रहा है,
तो डोंट वरी, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा बात संतान की हो रही है कि बात समस्या की हो रही है। अगर सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, आई डोंट हैव एनी इश्यू, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे एक संतान दे। अब भगवान से आप समस्या तो नहीं मांगोगे, अब भगवान से थोड़ी कहोगे मेरे पास कोई समस्या नहीं है, हे भगवान मुझे एक समस्या दे दो, राइट। आपके पास संतान नहीं है, आप भगवान से प्रे कर सकते हो, आपके पास समस्या नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। अगर दुनिया में आए हो तो समस्याएं होंगी भाई, कम ज्यादा अपने अपने स्तर से, राइट। तो यहाँ पे इशू का मतलब क्या है, यहाँ पे इशू का मतलब संतान है, यहाँ पे इशू का मतलब समस्या नहीं है। अगर इसको कैटेगराइज कर दिया जाए ए बी सी में, तो गलती किस पार्ट में आएगी, गलती आपकी बी पार्ट में आ जाएगी। यहाँ पे जो इशू है, इशू नहीं हो, हाँ यहाँ पे जो इश्यूज है, इश्यूज नहीं होगा, आपको इशू का यूज करना होगा। तो आप ये कहेंगे कि आई डोंट हैव एनी इशू, आई प्रे टू गॉड टू गिव मी वन, राइट। इतना क्लियर हुआ, ओके। अब ये कुछ नाउन्स आपको ऐसे भी हो, देखो एक कितना क्लियर है, देखो आपको कुछ और हम समझा देते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर से जो प्लूरल होता है, उनका जो यूज होता है, बनाने का जो तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। मतलब उसमें क्या होता है, सिंपली यस या ईएस को आप नहीं लगा पाएंगे। जैसे मीडियम क्या होता है, मीडियम का मीडिया होता है, राइट। मीडियम है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लूरल मीडिया। रेडियस है, इसका हो जाएगा रेडियाई, राइट। स्टेडियम है, इसका हो जाएगा स्टेडिया। पोडियम है, इसका हो जाएगा पोडिया, राइट। मीडियम का मीडिया हो जाएगा, रेडियस का रेडियाई हो जाएगा, स्टेडियम का स्टेडिया हो जाएगा, पोडियम का पोडिया हो जाएगा, राइट। तो कुछ नाउन्स ऐसे भी जिनका क्या है, जिनका सिंगुलर से जो प्लूरल उनका बिल्कुल से, राइट। बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरियम, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया, राइट। डेटम का क्या हो जाएगा, डेटम का डेटा हो जाएगा, राइट। तो मीडियम का मीडिया हो जाएगा, स्टेडियम का स्टेडिया हो जाएगा, पोडियम का पोडिया हो जाएगा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाएगा, डेटम का डेटा हो जाएगा, राइट। कभी एग्जाम फंसा देता है आपको। तो क्या है, ए आपके क्या है, ए आपके प्लूरल है और ये क्या है, ए आपके सिंगुलर है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा क्या होता है, बच्चा एकदम गड़बड़ा जाता है। आइए देखिए, एक दो क्वेश्चन कर देते हैं। अगर हम कहें जैसे the data given by the government officials, the government officials does not seem to be authentic and genuine। क्या लिखा हुआ है, the data given by the government officials does not seem to be authentic and genuine। जो डेटा क्या है सरकारी अधिकारियों ने दिया है वो बढ़िया, वो ऑथेंटिक और जेन्युइन नहीं प्रतीत हो रहा है। मतलब उसमें कोई दाल में काला है। जो डेटा उन्होंने क्या किया है, दिया है, वो सही नहीं प्रतीत हो रहा है। सेंटेंस का मतलब, अगर इसे हम पार्ट वाइज में कैटेगराइज करें, अगर आपने पढ़ा है तो सही, अगर नहीं पढ़ा है तो आप कभी सही नहीं कर पाएंगे इसको। ओके, आपको ये सही लगेगा। हमने कहा ना, डेटम क्या होता है, डेटम होता है सिंगुलर। डेटम क्या है, डेटम है सिंगुलर। और डेटा क्या है, डेटा है प्लूरल, राइट। डेटम है सिंगुलर और डेटा है क्या, प्लूरल।
और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डेटा, तो डेटा का मतलब क्या है, अब प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है। और आपको पता है डज नॉट का यूज कहाँ किया जाता है, डज नॉट का यूज तो किया जाता है सिंगुलर में। तो सिंपल सा है, गलती क्या है, यहाँ पे डज नॉट का यूज आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, डज नॉट के स्थान पे आपको यूज करना है किसका, डू नॉट का। बातें समझ में आया? आपको डज नॉट के स्थान पे किसका यूज करना है, डज नॉट के स्थान पे आपको यूज करना है डू नॉट का। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द डेटा गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डू नॉट सीम टू बी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन। जो डेटा सरकारी अधिकारियों ने दिया है वो सही प्रतीत नहीं हो रहा है, वो ऑथेंटिक प्रतीत नहीं हो रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या आपको सीखा, आज बहुत सारे कुछ अच्छे आपको क्या है कॉन्टेक्स्ट और क्या है आपको टॉपिक्स बताए गए, कुछ बहुत ही अच्छी चीज क्या है, कुछ बहुत ही अच्छे सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए गए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप वीडियो को पूरा देखा करिए और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती आप कमेंट भी कर सकते हो, बट वीडियो को पूरा देखिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको आप शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप बराबर क्या करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो की बराबर अपडेट के लिए आप हमारे क्या है बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। टिल देन टेक केयर, बाय।